नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं एएनबीसी न्यूज। दरअसल आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है सर एएनबीसी के इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। दरअसल बिहार चुनाव अब चरम पे जाने लगा है। जो उसकी उसकी जो राजनीतिक गर्माहट है वो अब तेजी से जाने लगी ऊपर। मतलब आरोप प्रत्यारोप का गेम जो है अब स्टार्ट भी होने लगा है दोनों तरफ से। एक तरफ तेजस्वी जी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं। दोनों की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। दोनों के सिपह सलार अपने अपने मोर्चे में जुट गए हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें कहीं अपोजिशन नीतीश पे एज लेता हुआ नहीं दिख रहा, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। वजह क्या हो सकती है काकड़े साहब? क्या है, बिहार इलेक्शन के वक्त ही जागता है और 4.5 साल अपने नेताओं को सवाल नहीं पूछता, उनकी चापलूसी करते रहता है। अच्छा। कोई बिहार का नेता भी ये नहीं पूछेगा कि पिछले वक्त की जो बोली लगाई थी, बिहार के नेताओं की जो बोली लगाई थी, 50,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं या 1,35,00,000 दूं, तो उसमें से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने पे कितने लाख करोड़ रुपए लाए, ये कोई नेता नहीं पूछेगा। कोई आपके यहाँ का नेता ये नहीं पूछेगा कि नाखून और बाल भेजे थे डीएनए के रिपोर्ट के लिए, तो नीतीश कुमार ने रिपोर्ट मंगवाया था क्या, मोदी ने डीएनए का रिपोर्ट दिया था क्या। ये बिहार का कोई आदमी खड़ा होकर नहीं पूछेगा। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि बिहार के पास में जितना पॉलिटिकल सोच है, जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बिहार में होती है, उतनी पूरी देश में नहीं होती। बिहार एक पॉलिटिकल जागृति की भूमि है। जब भी कोई जागृति आई, देश में कोई बदलाव आया, वो बिहार से आया हुआ है। और आज के तारीख में कोई राजा महाराजा या पुत्र राजपुत्र बैठे हुए हैं, वो नीतीश कुमार से ये नहीं ले रहे, लोहा नहीं ले रहे, क्योंकि उनके साथ बैठ के जिन्होंने जो कुछ किया है उसका कच्चा चिट्ठा नीतीश कुमार के पास उसने संभाल के रखा होगा। तो देश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई अगर होगा तो मोदी के बाद में नीतीश बाबू का नंबर आता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे बड़े पदों पे नीतीश कुमार रहे हैं। लोगों का जन समर्थन नहीं मिला हुआ है। अविनाश काकड़े पूरे होशो हवास में ब्लैकमेलर कह रहे हैं क्या? मतलब जवाबदेही आपकी बनती है। मेरी जवाबदेही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कंटिन्यूअसली चल रही है। वही नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए बिहार में नाखून और बाल का डीएनए सैंपल भेजा था। अब क्या डीएनए सैंपल बदल गया या बिहार का डीएनए बदल गया? क्या बदल गया? ये अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या बोलोगे इसको? ब्लैकमेलिंग का मतलब पैसा वसूली नहीं होता, वोट की वसूली भी होता है। अभी जो चल रहा है सुशांत कुमार के बारे में जो किया आप लोगों ने, बिहार में जो हंगामा खड़ा किया था, वो सुशांत कुमार जो पैसे कमाने के लिए मुंबई आया था, वो सुशांत कुमार जिसको सारी संपन्नता मुंबई से मिली थी। और आपकी बिहार पुलिस, अगर महाराष्ट्र में कोई क्राइम हो जाए तो बिहार पुलिस गुनाह दर्ज करती है। अगर बिहार में, यहाँ कितने बिहारी लोग रहते हैं, वो अगर उनके साथ में अगर बिहार में क्राइम हो जाए और महाराष्ट्र की पुलिस उसका एफआईआर दर्ज करने लग जाए तो ये देश रहेगा क्या? ये देश चलेगा क्या? और बिहार पुलिस ने सारे मामले सॉल्व कर लिए। कोई बिहार में क्राइम नहीं है, कोई बिहार में गुनहगारी नहीं है, कोई बिहार में धोखाधड़ी नहीं है, कोई बिहार में गैर समानता नहीं है, सारी समाप्त हो गई है। अब खाली मुंबई की गैर समानता, मुंबई की धोखाधड़ी, मुंबई पुलिस की गलतियां ढूंढने का काम बिहार पुलिस करेगा। जबकि इसी सरकार काकड़े साहब मैं रोकूंगा बीच में। नहीं, बीच में रोकना जरूरी है। बैठी हुई सरकार ने 56 पुलिस मेडल महाराष्ट्र पुलिस को दिया है और बिहार को एक भी मेडल नहीं मिला अच्छी जांच के लिए। वो बिहार पुलिस ऐसी जांच करेगी। नहीं, बिहार से सुशांत सिंह राजपूत कमाने जाते हैं, मुंबई में नाम चमकाने जाते हैं, तो हत्या करवा देंगे? मर जाना चाहिए किसी को, देखो, मर जाना चाहिए किसी को। हत्या का समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं सर, मर जाना चाहिए किसी को। काकड़े साहब, मर जाना चाहिए किसी को। बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा नहीं हूं। तो ये बयान क्या बता रहा है आपका कि कोई कमाने आएगा, अरबपति बनेगा तो वो श्रीलंका थोड़ी ना है साहब। महाराष्ट्र पुलिस में कभी भी एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी नेता का फोन नहीं लगता है। हमारे कानून सुशासन हमने संभाल के रखा है महाराष्ट्र के लोगों ने, इसलिए सबका हम स्वागत करते हैं और सबको शांति और सुख देते हैं।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका कोई भी आके और यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के लोगों को गाली दे दे, ये मतलब नहीं होगा। काकड़े साहब, सरकारी प्रवक्ता की तरह आप बयान दे रहे हैं, सरकारी प्रवक्ता की तरफ बयान दे रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना किसी सरकारी पार्टी का प्रतिनिधि हो, मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि अशांति बने, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ बिहार के लोग रहते हैं। आपकी बिहार की राजनीति के पीछे यहाँ मराठी और बिहारियों का विवाद लगाने का आपके नेताओं को प्रयास बंद करना चाहिए। अगर ये प्रयास नहीं बंद करोगे तो दोनों प्रदेशों में झगड़े शुरू हो जाएंगे और दोनों प्रदेशों के लोगों में आपस में जो वैमनस्य निर्माण होगा, उसका परिणाम क्या होगा आप अच्छी तरीके से जानते हो। नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं, हम खरी खरी बोलते हैं और खरी खरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपके वोट के चक्कर में अगर आपने बिहार के और महाराष्ट्र का संबंध खराब कर दिया, दोनों लोगों का संबंध अगर खराब कर दिया, तो करोड़ों बिहारी यहाँ रहते हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, जिनका हम सत्कार करते हैं, यहाँ रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, हम कभी नहीं करते डिस्पैरिटी। मगर आपके नेता यहाँ आके इस तरीके की बात अगर करेंगे या उस तरीके का आपका एडमिनिस्ट्रेशन बोलना शुरू कर देगा, तो फिर बोलना पड़ेगा मेरे जैसे आदमी को। चलिए, हम मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। दरअसल हमारा अगला सवाल ये है, काकड़े साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किसानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि कौन सी वो वजह रही जो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उपेंद्र सिंह कुशवाहा और भी जो लोग हैं, मुकेश सहनी है ना, वीआईपी पार्टी के लोग, डिफेंड, मतलब चलिए ठीक है, जनता ने पैसे खा लिए, जनता ने उनको अपना कुछ फायदा लगता होगा नीतीश कुमार से या बीजेपी के अलायंस से, उससे फायदा कर लिया। एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है काकड़े साहब, इसमें क्यों रणनीतिक रूप से कैसे फेल रहे? क्योंकि सरकारें तो सबकी रही है, बीजेपी भी अपोजिशन से पोजीशन में आई है, आप भी जानते हैं। मतलब ये कौन सी बात रही जिसमें तेजस्वी एंड टीम जो है वो डिफेंड करने में, लड़ने में, अटैक करने में काबिल नहीं? किसी व्यक्ति को विरोध करने से कभी जनता आपकी सरकार नहीं लाती। मोदी विरोध करने से या नीतीश कुमार को विरोध करने से सरकारें नहीं आएगी। आपको हम क्या करेंगे, हमारे सामने क्या ख्वाब है, हमने क्या गलतियां की और उस गलतियों को कैसे सुधारेंगे, ये जब तक नहीं बताएगा आपका विरोधी पक्ष का कोई भी नेता जिसको नीतीश के सामने खड़ा होना है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप सबके बयान देख लीजिए, आपने जिनके जिनके नाम लिए सबके बयान देख लीजिए। नीतीश बाबू को गाली देने के सिवा और कुछ नहीं करते, मोदी को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं करते। तेजस्वी के जो मैंने बयान देखा है कि नागपुरी संतरों को हम ऐसा कर देंगे, नागपुरों को ऐसा कर देंगे, फलाने को ऐसा कर देंगे। भैया, चैलेंज देना है तो दिल्ली को दो, बिहार की फितरत है, इस देश पे राज करने की फितरत रही है। जितने यहाँ शासन हुए हैं, बड़े साम्राज्य हुए हैं, उसकी राजधानी बिहार रही है। इसलिए बिहार का आदमी ये बोलता है और बिहार का आदमी राष्ट्रीयता को अच्छी तरीके से समझता है। ये अगर नहीं समझता होगा, वहीं लालू प्रसाद जी थे जो तुरंत खड़े होकर बिहार का गर्व के लिए वो दिल्ली को चैलेंज देते थे। किसी भी दिल्ली के ऐसे को चैलेंज देते थे जो बिहार की तरफ देखता नहीं था। मगर उनकी कुछ गलतियां रही है, तो वो गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। जो गलतियां हुई उसको माफ मानना चाहिए, उससे माफी मांगना चाहिए, तो हमारे यहाँ का जनमानस उसको एक्सेप्ट करता है। तेजस्वी के पास में कोई भविष्य का विजन नहीं है, कैसी शासन चलाएंगे, शिक्षा व्यवस्था हमारी क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, हमारी कानून व्यवस्था क्या होगी, इस पे एक भी स्टेटमेंट कोई आपने जो बोला वो नीतीश के विरोध का कोई नेता बोल नहीं रहा है। और जब तक ये नहीं बोलेगा, माहौल पैदा नहीं होगा विरोध के लिए। बिहार विरोध नहीं करता। मुझे बिहार का एक एक जिले से मैं वाकिफ हूँ, एक एक जगह से मैं वाकिफ हूँ। तो बिहार के गौरव के साथ में खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति बिहार में चुनाव नहीं जीत सकता। और आप खाली बिहार को गाली देके या बिहार के नेता को गाली देके बिहार में नहीं स्थापित हो सकते। आपको आपकी उपलब्धि और आपका विजन बताना पड़ेगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, काकड़े साहब एक संज्ञान में बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा नीति पे बोलते रहे हैं जब से वो मोदी सरकार से बाहर हुए हैं, तब से। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपने दे दिया है। नहीं, बोलते रहे हैं। मैं, आपने कहा कि किसी भी नेता ने नहीं बात की। देखो, बिहार का, मैं पहले ही बोला कि बिहार का जो आम आदमी है वो राजनीतिक समझदारी रखता है। कौन कौन चीज किस बात के लिए बोल रहा है और उसके पीछे की जो भूमि है, उसकी पृष्ठभूमि, ये समझने की कुवत बिहारियों में है। विदाउट कुवत सबसे ज्यादा देश में आईएएस और आईपीएस देने का, साइंटिस्ट और डॉक्टर देने का काम बिहार नहीं करता है। बिहार को जो समझता नहीं है उसके लिए ये हो सकता है कि बिहारी ऐसा है, बिहारी लेबर है।
बिहारी लेबर नहीं है। बिहारी लेबर भी इतना मजबूत है जितना आईएएस मजबूत है, जितना आईपीएस मजबूत है। तो बिहार अलग तरीके की भूमि है हमारे देश की। उसको कितना भी बीमारू बोल दो, कुछ भी बोल दो, मगर वो जज्बा रखता है। कोई सुविधा नहीं है बिहार के पास में, 30-40 सालों से, 50 सालों से कोई सुविधा नहीं हुई बच्चों के पास में। मगर बच्चे कभी पिछड़े नहीं है, ना ब्रेन स्टॉर्म में पिछड़े हैं, ना मसल स्टॉर्म में पिछड़े हैं, ना इकोनॉमी में पिछड़े, नहीं पिछड़े हैं। मगर सामान्य बिहार की हालत बहुत बुरी है। सर, चूंकि जब जनता पार्टी की सरकार फॉर्म हुई थी और आपको लंबा अनुभव भी है, तो हम अपने दर्शकों के साथ आपका वो अनुभव साझा करना चाहते हैं कि कोई बिहार का संस्मरण रहा हो। जनता पार्टी के केंद्र में गुजरात और बिहार रहा है ना, तो आपके दौरे लगातार लगते रहते थे। कोई एक संस्मरण जो दिलचस्प हो, कोई याद हो, कोई किस्सा हो, कुछ वो हमें इस राजनीतिक चर्चा के दरमियान हम चाहेंगे कि एनबीसी के दर्शकों को उसका लाभ मिले। खैर, संस्मरण तो नेताओं के साथ में जुड़े हैं, और मैं जिस नेता को छोड़ देता हूं उसके विरोध में मैं कभी नहीं बोलता। ये मेरी फितरत नहीं। उसके क्लोज में आपके रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, नीतीश बाबू हो, ये सबके साथ में क्लोज एसोसिएट रहा हूं मैं। और मैं ये बोलने वाला व्यक्ति रहा था इनके विरोध में, लालू जी के विरोध में, कि खत के बाद पहुंचे उसे तार कहते हैं, और जो बिल्कुल ना चले उसको उसकी सरकार कहते हैं। ये बोलने वाला मैं व्यक्ति रहा था। मगर मुझे पता है कि लालू जी ने क्या किया था, अच्छा ये मैं जानता हूँ। जो पिछड़ा तबका था, जो दलित तबका था, जो निचला तबका था, उसमें हौसला दिया था। क्योंकि उसके पहले सुनाई देता था कि बूथ लूट गए, किसी ने किसी के वोट डाल दिए, वोट के लिए मना कर दिया। ये जब से लालू शासन में आया, उसने वोट की कीमत समझा दिया था लालू जी ने। वो जब से शासन में आए, वो जो जाति का तूफान था आपके यहाँ, भूमिहार, ठाकुर और ब्राह्मण, और यही करेंगे तो बिहार है, इसके बाद में बिहार नहीं है, इसकी पूरी राजनीति बैकवर्ड की तरफ, किसान जातियों की तरफ मोड़ने का जो ताकत से काम किया था लालू जी ने, उसके लिए उनको सैल्यूट है। मगर गलतियां किया है, गलतियों की सजा वो भुगत रहे हैं। तो बिहार गलतियों को अगर हम समझ ले और गलतियों की माफी मांगे तो बिहार माफ कर देता। मगर जिस तरीके का जज्बा लालू जी में था, उस तरीके का जज्बा उनके राजपुत्रों में दिखाई नहीं देता है। एक राजपुत्र तो क्या उसको बोलते, स्वांग रचता है भाई। ये क्या लालू जी का बेटा स्वांग रचने लग गया, कभी शिव जी बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ये सब सोंग ढोंग करने का काम भाजपाइयों का है। ये सब नौटंकी करने का काम भाजपाई से, उनसे अच्छी नौटंकी आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो आपके मूलों की तरफ, जड़ों की तरफ आपको लौटना पड़ेगा। जो जड़ नहीं समझेगा वो बिहार नहीं समझेगा। सर, फाइनल कमेंट। बिहार चुनाव की देहरी पर है, दोनों तरफ से तलवारें तन चुकी है। नरेंद्र मोदी का अब चुनावी अभियान लगने वाला है। नीतीश कुमार अपने तरह से संगठन को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव एंड टीम को, अगर वो सुन रहे होंगे कोई बात, या फिर जो उनके लोग सुन रहे होंगे, किस तरह से अपोजिशन के लिए कोई एक बात होगी अविनाश काकड़े के मन में कि उसको काउंटर करेगा? हजारों बातें। सबसे बड़ी बात तो, जिस राज ने बिहारियों को अप्रवासी बना दिया अपने देश में, ये कम से कम 70 लाख से ऊपर के लोग थे जो बिहार के थे, जो हजारों किलोमीटर पैदल चले गए। एक पासवान की बेटी साइकिल से अपने बाप को ले आती है बिहार में, और बिहार का एक बीजेपी का जाता है पदाधिकारी और उसका सम्मान करने की देखता है। सम्मान मतलब पैदल आने के लिए व्यवस्था नहीं किया आपने, वहां से आने के लिए व्यवस्था नहीं की, मगर साइकिल से बाप को ले आई तो सम्मान करने का। ये नौटंकी अगर उघाड़ के सामने ला लिया ना बिहार में, ये 40-70 लाख लेबर जो पैदल पैदल अपने घरों में आए, जो रास्ते पर बच्चे पैदा करती रही महिलाएं और उनको पैदल उसके साथ बच्चों के साथ में आना पड़ा, जो अपने देश में विस्थापित हो गए, जो अपने देश में प्रवासी हो गए, जिसको अपने देश में हमने बहुत सारा सम्मान कर लिया। महाराष्ट्र में महिलाओं के सम्मान पे हम बहुत लेक्चर दे दिए, सारे देश के नेता लेक्चर दे दिए। हिमाचल का अध्यक्ष भी बोलता है कि मैं मेरे बेटी का गौरव करता हूं, हिमाचल की बेटी है कंगना रनावत, तो रिया चक्रवर्ती भी कहीं की बेटी होगी। वो जो महिलाएं रास्ते पर बच्चे जनती रही, वो भी किसी की माँ और बेटी होगी। तो हम ये जो है कि हमारी कोरोना माता अगर है कंगना रनावत, तो उसके लिए हम उसकी बेटी और वो सारा सम्मान करेंगे, और जो हमारे पॉलिटिकल उपयोग की नहीं है वो बेटी का हम सम्मान नहीं करेंगे। ये महाराष्ट्र कभी नहीं करता, ना बिहार को करना चाहिए।
बेटी बेटी होगी, गरीब की बेटी होगी, पैसे वाले की बेटी होगी, उच्च क्लास की होगी, नीच क्लास की होगी, छोटे क्लास की होगी, जिस भी क्लास की बेटी होगी तो बेटी है, वो माँ है, वो बहन है। ये समझने का और ये संदेश अगर जनता के पास में पहुंचा दिए तो इनके विरोध में बीजेपी और नीतीश कुमार शासन के विरोध में वो आपके 70 लाख ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं जो विस्थापित हुए उनके वजह से। ये 70 लाख लोग बिहार का नक्शा बदल सकते हैं, राजनीतिक पूरी परिक्रमा और परिदृश्य बदल सकते हैं। ये ताकत बिहार में है और वो ताकत समेटने की जरूरत है। जो नेता उनको एड्रेस करेगा, जो नेता उनके उज्जवल भविष्य के लिए बात करेगा और कामना करेगा, वो लोग बिहार में राज करेंगे, ये पक्का समझ लो। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़े साहब, बेशकीमती वक्त दिया। इस चुनावी माहौल में चुनावी सरगर्मी हुई है। मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि बेटियां तो आखिर बेटियां होती है। वो बेटी चाहे उत्तर से आए चाहे दक्षिण से आए, सवाल कंगना रनावत की सम्मान की होनी चाहिए, रिया चक्रवर्ती की भी होनी चाहिए। सुशांत भी बिहार का बेटा है, देश का बेटा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अपने देश में, अपने ही देश में विदेशियों जैसा सलूक होने वाले कितने ही सड़कों पर माओ ने बच्चे जन्म दिए। ये जो करुण पॉइंट्स जो है, एक मार्मिक वेदना जो काकड़े जी ने बताया है, वो वाकई में चिंतनीय है। बिहार की अस्मिता उसमें है जहां तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही सड़क से और हाईवे पे दो चार कर रहे हैं। कुछ लोग शहीद हो गए, मैं उनको शहीद कहूंगा कि अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और ये मुद्दा जो है बिहार चुनाव को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बने रहने के लिए एनबीसी के साथ। नमस्कार।